हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए फिर से द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव ड्रामे का पार्ट 17 लेके आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ये पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू चैंग अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए अलग अलग गिफ्ट्स लाती है बहुत सारे। और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड शियो मिंग नहीं रहती है, वो पूछती है। और इतने में ही उनका गेट खोल के एक लड़की बोलती है शियो मिंग के बारे में कि उसने उसे देखा और वो रो रही थी, काफ़ी टेंशन में थी। फिर वो लोग सब उसको ढूंढने के लिए भागती है। उधर शियो मिंग ऊपर रूम में किसी से बात कर रही होती है फ़ोन में। और वो फ़ोन पे बोल रही होती है कि मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए सबसे टॉप रैंकिंग आने के लिए मेहनत की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसी वजह से सू चैंग का टॉप हाईएस्ट आया है और मैंने इसीलिए उसके लिए रिपोर्ट भी कर दिया था। मैंने ही इल्ज़ाम लगाया था कि उसने चीटिंग की है। और ये सारी बातें सू चैंग और मेज़ा सब लोग सुन लेती है। सू चैंग को बहुत ख़राब लगता है और उसका मुंह पूरा उतर जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि मैंने एग्ज़ाम्स में कोई चीटिंग नहीं की थी, तुम्हें भी पता है। उसके बाद शियो मिंग उसे सॉरी कहती है। फिर वहाँ से सू चैंग, मेज़ा सब लोग चली जाती है उससे नाराज़ होके। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लैब में शीशी एक्सपेरिमेंट के नाते सबको कुछ डेटा समझा रही होती है। फिर उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ से एक सीनियर आता है और उसे बोलता है कि उसके पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स है, क्या वो उसके साथ जाएगी। लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ पे गू आ जाता है और वो बोलता है कि वो बुक है ऑलरेडी और उसकी डेट ऑलरेडी फिक्स है मेरे साथ। फिर जो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो सब तो चीयर्स करने लग जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट मस्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसी को ठीक करने के लिए वहाँ पे युवा, जियाफा और वहाँ पे सू चैंग भी आ जाती है। और युवा बहुत परेशान रहता है कि सडनली रोबोट मस्क को क्या प्रॉब्लम हो गया है। फिर सभी अपनी अपनी राय रखते हैं। वहाँ पे युवा को कुछ समझ में नहीं आता है कि रोबोट मस्क में ऐसी कौन सी एक्टिविटी एनालाइज करनी पड़ेगी जिससे वो ठीक हो। फिर वहाँ पे सभी अपना आइडिया देते हैं और जियाफा बोलता है कि हम लोग को लगता है कि एक्सटर्नल पोजिशन फैक्टर्स को अपनाना पड़ेगा, या में भी हो सकता है कोई रोबोट का पार्ट्स डिफेक्टिव हो गया हो। फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर डू आ जाते हैं उनके पास और वो सबके सामने अनाउंस करते हैं और युवा को बोलते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के इनरोलमेंट करवाने के लिए लैब में से बहुत सारे लोगों को कोई अदर सिटी में जाना पड़ेगा हमारी यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ युवा को बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में आओ बाकी की डिटेल्स उसके समझाने के लिए। उसके बाद युवा प्रोफेसर डू के पास जाता है ऑफिस में और वहाँ पे वो उसे सारी डिटेल्स बताता है, सारा डेटा चेक करवाता है कि अगर हम लोग सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद युवा सू चैंग के लिए परमिशन मांगता है कि क्या वो भी उन लोग के साथ अंडर ग्रेजुएट इनरोलमेंट में जा सकती है। और उसकी तारीफ़ भी करता है कि उसे काफ़ी नॉलेज है, वो अगर हमारे साथ जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा। वो काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानती है। तो ये सब सुनता है प्रोफेसर डू बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो और क्यों बोलना चाह रहे हो। फिर युवा हंसने लग जाता है। उसके बाद प्रोफेसर मान जाते हैं सू चैंग के लिए। फिर युवा खुश हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। फिर प्रोफेसर भी सोचता है कि ये लोग कहीं कपल तो नहीं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा ये गुड न्यूज़ देने सू चैंग के पास जाता है और सू चैंग को बताता है कि उसके लिए प्रोफेसर डू मान गए हैं। फिर वो लोग दोनों बहुत खुश होते हैं और सू चैंग उसको हक कर लेती है और वहीं पे दूसरा सीनियर आ जाता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और सीनियर पूछता है सू चैंग से कि वो लिस्ट बना रहा है जो लोग अंडर ग्रेजुएट इनरोलमेंट के लिए अनदर सिटी जा रहे हैं, तो क्या वो हॉस्टल में रुकेगी, होटल में रुकेगी या फिर वो अपने घर जाएगी। उसके बाद सू चैंग बोलती है कि वो अपने मॉम डैड से पूछ के उसे बताएगी कि उसमें घर में रहना है या फिर होटल में। उस सीनियर के जाने के बाद सू चैंग और युवा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पे सू चैंग लैब में काम करती है वहीं पे उसकी एक फ्रेंड आती है उसी लैब में और तो सू चैंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। उसके बाद वो बोलती है कि वो भी ये लैब ज्वाइन करना चाह रही है और फिर सू चैंग ये सुन के खुश हो जाती है कि वो मेरे लैब में ज्वाइन करना चाह रही है। फिर उसके बाद वो लोग ये सब बातें करती है और सू चैंग बोलती है आज रात के पार्टी के लिए, लेकिन फिर वो
सडनली मना कर देती है क्योंकि वो सैड भी रहती है अपने एक और फ्रेंड जियो मिंग की हरकत की वजह से। फिर वो वहाँ पे वो फ्रेंड उसे समझाती है कि वो तुम्हारी रियल फ्रेंड है और काफ़ी टाइम से फ्रेंड है, ज़रूर कुछ ऐसा रीज़न हुआ होगा जो उसने ऐसा किया होगा, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तुम उस पर बिलीव रखो, जितना तुम सोच रही हो वो इतनी भी गलत लड़की नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है और इतने में ही उसके पास एक कॉल आ जाता है कुछ काम के लिए। उधर हम देखते हैं कि सू चैंग भी जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही होती है और फिर सडनली उसके पास मैसेज आता है उसकी मॉम का उसके घर से कि उसको कहीं भी होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा घर आ सकती है और उसकी मॉम उसके लिए खाना वाना बना के रखेगी और उसके लिए उसका बेडरूम भी अच्छे से करके रखेगी। सू चैंग की मैसेज पढ़ के खुश हो जाती है काफ़ी। उसके बाद सडनली सू चैंग के पास युवा का कॉल आता है। युवा उसे बोलता है कि वो उन लोग के साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि रोबोट मस्क में कुछ दिक्कत आ गई है, उसके कुछ पार्ट्स डिफेक्टिव पीस में निकल आए हैं, तो इसीलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जा पाएगा। सू चैंग को बेचारे को अकेला जाना पड़ता है। उसके बाद सू चैंग थोड़ी सैड हो जाती है और फिर जब मेज़ा और सू चैंग बात कर रही होती है तभी वहाँ पे जियो मिंग आ जाती है, लेकिन सू चैंग उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सू चैंग सुबह उठती है और उसको निकलना रहता है। फिर वो अपना बैग वैग पैक करके निकलने लगती है, तभी वो देखती है कि उसके लिए जियो मिंग ने कुछ रखा है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद पीछे से जियो मिंग उठ के देखती है, ये चीज़ नोटिस करती है कि सू चैंग ने बिल्कुल भी उसका कुछ भी नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सू चैंग और उसकी टीम जा रही होती है बस में और सू चैंग के पास उसके डैड का मैसेज आता है कि वो रास्ते के बीच में ही इंटरेक्शन पॉइंट पे उतर जाए क्योंकि वहाँ पे उसको उसके डैड लेने आएंगे। इसीलिए सू चैंग खुश हो जाती है और वहाँ पे उतर जाती है जहाँ पे उसके डैड ने बोला होता है। उतरने के बाद उसके पास युवा का कॉल आता है। युवा उसे पूछता है क्या वो ठीक तरीके से पहुँच गई। फिर सू चैंग उसे सब कुछ बताती है कि उसके डैड का मैसेज आया, वो घर जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि युवा और वैंग बैठ के रोबोट मस्क की कुछ प्रॉब्लम्स चेक कर रहे होते हैं। फिर वैंग युवा को अपने लैपटॉप स्क्रीन पे बुलाता है और डेटास चेक करने को बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युवा सू चैंग रास्ते में खड़ी होकर अपने डैड का वेट कर रही होती है। वो काफ़ी देर वेट करती है लेकिन उसके डैड नहीं आते हैं। फिर सडनली वो डैड को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उसके छोटे बेटे के साथ है, यानी कि सू चैंग के छोटे भाई के साथ है। वो कहीं पे गिर गया था, उसे चोट लग गई है तो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं और उसके डैड बोलते हैं कि मैं तो अभी आ नहीं सकता हूँ, तुम अपनी मॉम को फ़ोन कर लो। सू चैंग कुछ बोलने जा ही रही होती है लेकिन उसके डैड सुनते नहीं हैं और बीच में ही फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद सू चैंग बहुत हर्ट होती है, उसका तो मुँह ही उतर जाता है, वो बहुत सैड होती है। पहले वो बहुत एक्साइटमेंट थी इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सू चैंग बेचारी अकेले ही पूरे रास्ते भर में जाती है और अपने मॉम के घर में जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी मॉम का घर भी बंद रहता है। फिर वो बेचारी घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठ के कॉल लगाती है। वहाँ पे युवा का कॉल आता है और उससे पहले वो अपनी मॉम को बहुत बार फ़ोन करती है लेकिन उसकी मॉम फ़ोन ही नहीं रिसीव करती है। फिर युवा का कॉल आता है तो फिर युवा उसे पूछता है सब कुछ ठीक है, लेकिन वो युवा को ये सब नहीं बताती है, झूठ बोल देती है कि वो अपनी मम्मी के घर है। उसके बाद उसकी मॉम का बीच में ही फ़ोन आ रहा होता है, वो युवा का फ़ोन काट देती है, अपनी मॉम का फ़ोन उठाती है। फिर वो अपनी मॉम से बोलती है कि कहाँ हो, मैं घर के बाहर बैठी हूँ। लेकिन उसकी मॉम तो उल्टा ही बोल देती है कि तुम तो अपने डैड के साथ रुकने वाली थी तो यहाँ पे कैसे आ गई। वो अच्छी तरीके से बात नहीं करती है और वो फिर लास्ट में बोलती है कि ठीक है मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर ये सब सोच के युवा का सू चैंग का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, वो अपसेट हो जाती है और वो बेचारी बहुत वेट करती है लेकिन उसकी मॉम आती ही नहीं है। वो वहाँ पे सीढ़ियों में ही बैठ बैठ के सो जाती है। वो बहुत हर्ट भी होती है। आखिर सू चैंग ने ये सब उम्मीद नहीं की थी कि उसके फैमिली वाले मेंबर उसके साथ ऐसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि वो इतने टाइम बाद अपने फैमिली से मिलेगी, लेकिन उसके मॉम और डैड दोनों ही उसको अपसेट कर दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं सू चैंग तो सीढ़ियों पे बैठे बैठे सो जाती है और वहाँ पे अचानक से युवा आता है और वो देखता है कि सू चैंग सो रही है। फिर वो उसको थोड़ा सा जगाता है। फिर सू चैंग उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर युवा उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से अपने घर ले जाता है और वो बहुत ही ओल्ड हाउस रहता है, बहुत ही पुराना घर रहता है और वो लोग उसी घर में दोनों जन रुकते हैं।
फिर युवा बोलता है कि वो काफ़ी टाइम बाद इस घर में आ रहा है और वो घर काफ़ी टाइम से बंद भी रहता है। फिर वो लोग दोनों उस घर की सफाई करते हैं, हर एक चीज़ को साफ़ करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर सू चैंग युवा से पूछती है कि वो सडनली उसके पास कैसे आ गया, उसे ये सब कैसे पता चला। फिर युवा बोलता है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो मैं समझ गया था कि क्या बात है, क्योंकि युवा तो ऑलरेडी स्मार्ट होता है। वो रोबोट मस्क की प्रॉब्लम वैंग के हाथ में छोड़ के आ गया था सू चैंग के पास। उसके बाद सू चैंग ये सब सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद सू चैंग उसको प्यार से हग कर लेती है और वो दोनों काफ़ी देर तक हग किए हुए ही रहते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से काम पे लग जाते हैं, घर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं और सू चैंग वहाँ पे काफ़ी सारी मेमोरीज़ देखती है, फ़ोटोज़ देखती है और वो अपनी ओल्ड मेमोरीज़ भी काफ़ी याद करती है। और वो लोग काम करते करते भी काफ़ी मस्ती करते हैं, डांस वांस करते हैं, अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उसके बाद जब उन लोग का सारा काम हो जाता है फिर वो दोनों बैठते हैं तो सू चैंग एक बॉक्स लेके आती है जिसमें युवा की काफ़ी सारी बचपन की ओल्ड फ़ोटोज़ थी, मेमोरीज़ थी। तो फिर वो लोग सारी फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, युवा की बचपन की फ़ोटोज़, और सू चैंग उसे चिढ़ा रही होती है कि बचपन में तुम ज़्यादा क्यूट थे। यही सब बात करते करते सू चैंग अचानक से अपने मॉम डैड के बारे में बात करने लग जाती कि वो कितनी अनलकी है। जब उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ था उसके बाद तो वो एकदम होमलेस ही हो गई थी। वो सोचती थी कि उसका तो कोई फैमिली ही नहीं है। वो ये सब सारी बातें युवा से शेयर करती है और वो ये भी बोलती है कि जब भी कोई वेकेशन होता है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या हॉलीडे, वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती है, क्योंकि जब भी कोई हॉलीडे होता था तो वो सोचती थी कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, उसका तो कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं है। वो ये सब सोच के और युवा को बताती है और वो बहुत ही सैड होती है, पूरी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद युवा उसके हेड पे किस करता है, उसको समझाता है और फिर युवा भी सेम अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसके मॉम डैड का भी डाइवोर्स हो चुका था और बोलता है कि जब उसके मॉम डैड का डाइवोर्स नहीं हुआ था उसके पहले उसके डैड की एक फेवरेट प्लेस थी बोटैनिकल गार्डन। वो मेरे को और मेरी मॉम को बोटैनिकल गार्डन लेके जाया करते थे। वहाँ पे हम लोग फ्रेश एनवायरनमेंट फील किया करते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे साथ में। जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम को बाहर जाना एकदम भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ मेरे डैड के पसंदीदा जगह पे ही जाती थी, बोटैनिकल गार्डन। वो अपनी सारी बातें सू चैंग के साथ शेयर करता है और वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने पास्ट के बारे में सोच के। फिर वो सू चैंग को ये भी बोलता है कि उसे भी हॉलीडेज़ पसंद नहीं है। वो भी सेम यही फील करता था, लेकिन अब उसे हॉलीडेज़ पसंद है सू चैंग की वजह से। फिर वो दोनों बहुत प्यार से हग करते हैं, बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। उसके बाद रात हो जाती है और युवा सू चैंग का बेड बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर रहा था। वो उसका रूम पूरा नीट एंड क्लीन कर रहा था जहाँ पे वो सोने वाली होती है। इतने में ही सू चैंग शावर लेके आती है वहाँ पे और फिर युवा उसे बोलता है कि तुम्हारा रूम रेडी है, तुम अब सो सकती हो। उसके बाद वो बहुत ही हिचकिचा के बोलता है, उसका मन तो नहीं करता लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो, मैं बाहर जाता हूँ। फिर वो बहुत ही मुश्किल से पागल जैसा बाहर जाता है और बोलता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। उसके बाद वो बाहर चला जाता है, वो भी शर्माता है और अंदर सू चैंग भी हंसने लगती है। उसके बाद सू चैंग बहुत ही आराम की नींद सोती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर डू ने एक मीटिंग बैठाई होती है और सब वो अटेंड कर रहे होते हैं। वो सबको गाइड कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ काम करना है। वो बोलते हैं कि सबसे पहले ये पता करना है कि सारे स्टूडेंट्स लोग को किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उनका ध्यान अपनी तरफ इंटरेक्ट करना है ताकि वो हमारे यूनिवर्सिटी में आ पाए और ज्वाइन कर सके। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स लोग का म्यूचुअल ट्रस्ट गेन करना है ताकि उन लोग को ट्रस्ट हो। काफ़ी चीज़ प्रोफेसर डू उन लोग को समझाते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सू चैंग भी एक लड़की को समझा रही होती है कि वो उनके यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करे। काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही होती है, रैंक होल्डर्स बता रही होती है, उसका ट्रस्ट गेन करने का कोशिश करती है। वो भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करती है। फिर वो लड़की चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे प्रोफेसर डू आते हैं और प्रोफेसर डू उन लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं कि वो लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेल डन। फिर वहाँ पे बगल में सीनियर बैठा सू चैंग की तारीफ़ करता है कि सू चैंग बहुत अच्छे से अपना काम कर रही होती है। फिर वहाँ पे वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी एक जन बोलता है कि वहाँ पे फॉरेन हाई स्कूल के टीम के आने का टाइम 11 बजे था
और वहाँ पे 11 से भी ऊपर हो रहा था। वो लोग की टीम अभी तक वहाँ पहुँची नहीं थी। तो यही प्रोफेसर डू सोच रहे थे कि क्या हो गया। फिर वो एकदम सोच में ही पड़ जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी ही अपलोड होगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए बाय बाय।